बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, बजट पेश हो चुका, बजट के ऊपर अब बहस होनी है। बहस के बाद बजट में तरामीम क्या होती हैं, क्या इस बात का इरादा किया जाता है कि हम ये तमाम चीज़ें मैनेज कर लेंगे या फिर तमाम तर तवज्जो जो है वो IMF के ऊपर ही रखेंगे। डार साहब ये कहते हैं कि अगर IMF को अदाद शुमार गलत दिखाई दे रहे होते तो IMF की जानिब से फ़ंड आ चुका होता। यानी ये फ़ंड का इंतज़ार किया जा रहा है कि IMF फ़ंड करेगा तो फिर चीज़ें तब्दील कर दी जाएंगी, या ये एक टेस्टर के तौर पर बजट को पेश किया गया है। इस बजट के इंतखाबात के ऊपर असरात क्या होंगे? क्या इससे वोट बैंक में इजाफा हो सकता है? अगर इसे इंतखाबी तौर पे बजट समझें और इसे एक पॉलिटिकल कैंपेन भी गर्दानें, ये अगर मफरूज़े के तौर पे हम सेट कर लें, तो क्या इससे अवाम की जो रग़बत है वो हुकूमती जमातों की जानिब हो सकती है या फिर किसी और तरफ ही वो रग़बत रहेगी? ये बुनियादी तौर पे सवालात है। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, किस नौइयत पर आएगा और कौन से हालात उसके लिए पैदा किए जाएंगे? इलेक्शन के हवाले से जो इबहम है वो अभी भी कहीं ना कहीं पे कायम है। बात की जा रही है डार साहब की तरफ से कि एलोकेशन पैसों की कर दी गई है, लेकिन इलेक्शन बाद में होना भी कोई गैर आइनी तौर पे ऊपर मुतालबा नहीं है। तो फिर हुकूमती इस वक्त तरजीहात क्या है, मुआशी तौर पे हालात क्या हैं, सियासत का रुख क्या है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आप समझते हैं बजट मंजूर हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर साहब, जिस हुकूमत के अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब आज ये कह रहे हो कि बेहतरीन बजट पेश किया है, तो उसको मंजूर करवाने से कौन रोक सकता है? और यार, जब मुझे तो आपकी सोच पे समझ नहीं आ रही, मेरी सोच बड़ी महदूद सी है। नहीं, महदूद नहीं है, आपके अंदर की जो सोच है ना, फिर आपको सियासी कारकुन वाली, भाई मेरे पास कम फहम, कम इल्म, कज फहम, कज खून दिमाग हूँ, इसलिए। अच्छा, बात यह है कि जहाँ पे राजा रियाज जैसे अपोजिशन लीडर खुद कह रहे हो कि बेहतरीन बजट है, तो उसकी मंजूरी में कोई रुकावट हो सकती है? जहाँ पर खुद हुकूमत के अंदर मौजूद एक वजीर, मुशीर बल्कि वज़ीर आला का मुआविन खसूसी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हमारे प्रोग्राम में कह रहा हो कि जनाब मैं इस बजट से मुतमिन नहीं, लेकिन फिर भी वोट देना बजट को। मुझे एक बात है, आपने बैठाई हुई हैं कठपुतलियाँ जिन्हें आप इशारा करते हैं यस, हाथ खड़ा हो जाए यस जनाब, जिसे करते हैं नो, कहते हैं नो जनाब। उन्होंने पूछना ही नहीं क्या है क्या नहीं। मैं आपको ना इनका ये जो बजट कल पेश हुआ है ना, इस पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सुना देता ना। एक शख्स गया यासर साहब नौकरी ढूंढने, उसने इंटरव्यू दिया, 12, 13, 14, 16 लोग बैठे थे, उन्होंने इंटरव्यू उसका सुना। उन्होंने कहा जनाब आप पास हो गए, आप बड़े काबिल आदमी हैं। उसने कहा कमाल हो गया। उन्होंने कहा जनाब आपकी तनख्वाह होगी 10 लाख। उस बड़ा खुश हुआ। उसने कहा आपकी 10 लाख तनख्वाह पर हमारी कंपनी का महाना जो बचत है ना वो है 5 लाख। उसने कहा भाई फिर आप मुझे क्यों रखेंगे? उसने कहा चूँकि आपको हमने रखा सोचने के लिए। तो यही बात सोचनी है आपने कि 5 लाख इनकम है, 10 लाख आपकी तनख्वाह किस तरह निकलेगी। ये बजट सेम उसी तरह है, ये गवर्नमेंट सेम उसी तरह है। मुझे एक बात बताएं, जिस गवर्नमेंट के अदाद शुमार खुद वजीर खजाना जनाब फरमा रहे हैं इतने पैसे और इतना कर्ज है और बचत तो आपके पास है ही कुछ नहीं। अच्छा राना साहब, इस पे मैंने एक सोशल मीडिया की इस वक्त एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये तमाम अदाद शुमार को सुन के कि अगर इतने खर्च हो जाएंगे तो बचेगा क्या। उस पर लिखा है कि बजट में सेहत के लिए अल्लाह शाफ़ी, तालीम के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा और गरीबों के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के वजीफ़े मुख्तस किए गए। ये है बजट। और अरकान असम्बली और वज़ारा के लिए हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, हाँ जी, जो आए समेट जो बाद में लिखते हैं घर के बाद हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। यार खुदा का खौफ करें। मुझे एक बात बताएं, मैंने कल कहा था इलेक्शन बजट है, बिल्कुल इलेक्शन बजट है, लेकिन इलेक्शन दूर बहुत है, ये फंस जाएंगे। चलने तो दें ज़रा 5, 7, 10, 20 दिन, ये ऐसा फंसेंगे कि लोग इनका गिराव करेंगे। लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। ये तनख्वाहों में इजाफा दूर की बात, तनख्वाहें मैं कह रहा कहाँ से देंगे तनख्वाहें? इजाफा दूर की बात, तनख्वाहें देंगे कहाँ से? इजाफा किया कितना है, किस किस जगह किया है? भाई आपके मुल्क के अंदर अगर 1 करोड़ लगा लें सरकारी मुलाजमीन है, तो जो बाकी 23 करोड़ है उनके साथ क्या कर रहे हैं आप?
उनको रोटी कहाँ से देंगे, उनको तालीम कहाँ से देंगे, उनको नौकरी कहाँ से देंगे, उनकी एजुकेशन के लिए कहाँ से करेंगे, उनकी बीमारी के लिए इलाज में क्या करेंगे, बताएं ना मुझे, कहाँ पे करेंगे? कुछ नहीं है इनके पल्ले। ये बस अल्फाज का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब वक्त नहीं अल्फाज का खेल खेलने का। अब लोगों को चाहिए रिलीफ, लोगों को चाहिए सहूलतें, आवाम को चाहिए चीज़ें। मैंने आज एक बड़े मारूफ काश्तकार से पूछा, मैंने कहा जी वो कहते हैं काश्तकारों का बजट है। उसने कहा जी मुझे कोई एक चीज़ दिखा दे इसमें जो काश्तकार की है। उसने कहा इन्होंने ऐलान कर दिया 50,000 कर्ज देंगे। उसने कहा 50,000 में मुझे बताएं आता क्या है? 50,000 में मुझे कोई बीज बता दें जो 1 एकड़ में डालने के लिए आता हो, कोई ऐसा मुझे स्प्रे बता दें जो 1 एकड़ में करने के लिए आता हो, कोई ऐसी चीज़ था। उसने कहा बिजली महंगी, बिजली सस्ती करते हैं ना काश्तकार के लिए। वो कहते हैं जी शमसी तवानाई पर ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे। वाह सदके जामा नदी शमसी, जिस तरह कमाल के आदमी है, ये कमाल के आदमी है। मैं कह रहा हूँ कि इनसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहीं हो ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आवाम को पागल करने का एक बेहतरीन मंसूबा बना लिया। आपने कह दिया जनाब हमने हेल्थ के लिए इतना रख लिया, और भाई इस मुल्क की सबसे बड़ी सहूलत जो थी ना वो थी हेल्थ कार्ड। किसी को किसी सियासी जमात से इख्तलाफ हो, किसी को उससे हमदर्दी हो, कोई उसका वोटर हो या ना हो, ये तो उसको भी मिला है कि जो मुस्लिम लीग नून का था, जिसके पास शनाख्ती कार्ड था। या सर क्या उसको हेल्थ कार्ड नहीं था? वो सबको सहूलत नहीं मिल रही थी, चाहे कोई सहाफ़ी है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई अरबपति है, चाहे कोई बिल्कुल गरीब है, क्या नहीं मिल रहा था? सहाफ़ियों के लिए ये इंश्योरेंस, मेहरबानी इनकी जी, बहुत बहुत मेहरबानी की है इन्होंने हम पर एक बड़ा रहम किया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं जी कि इंश्योरेंस हमारी, लेकिन हमें इंश्योरेंस के साथ सिक्योरिटी भी दे दें। हमें ये यकीन दहानी करा दें कि पाकिस्तान में सहाफ़ी शहीद नहीं होगा, कत्ल नहीं होगा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को दाव पे नहीं लगाया जाएगा, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नहीं लगेगी, पाकिस्तान में हमें आज़ाद सहाफ़त की इजाज़त दे दें। जनाब ये आप हम पे मेहरबानी कर दें। ये करने वाली जो चीज़ें हैं, या सर आप बात कर लेना ज़रा थोड़ी सी, इस आपने बजट की बात की है, ये बजट इंतहाबी बजट था, ठुस हो गया, ये अपनी दलदल में खुद ही गिर गए। सियासी कब्र जो किसी के लिए खोद रहे थे, ये उसमें खुद गिरने वाले हैं। आज पहला दिन है, आप मुझे बता दें महंगाई में कोई फ़र्क किसी एक चीज़ में जिस पे इन्होंने ऐलान किया? ऐलानात, हाँ ये है कि ऐलानात के बाद महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐलानात अगर आप डॉलर के हवाले से करेंगे कि 4 दिन बाद बढ़ जाएगा या पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो वो फौरी तौर पे बढ़ सकती हैं। बस इतनी सी बात है। 1 जुलाई वो मंजूरी तक उसका इंतज़ार नहीं होता। इस बिल का अमल दरामद 1 जुलाई को होना ना जी, इसका आज से शुरू हो गया। महंगाई वाली चीज़ों पे, महंगी होने वाली चीज़ों पे हो गया है। डॉलर आपका कंट्रोल में नहीं है, कर्ज आपके बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां आपने नहीं दी, आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। सियासत कर लेंगे, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि ये सारा मलबा आप ही की सियासी जमातों ने, आपके इत्तेहाद में मौजूद सियासी जमातों ने आप पे डालना है। किसी और ने तो डालना नहीं, किसी और का तो आप नाम लेने नहीं देते, आप पे डालना है। इन्हीं सियासी जमातों ने जो आपके साथ हैं, आज पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है जनाब सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो हैं, आप उनसे जाके पूछें। मौलाना साहब ने भी ये कहना शुरू कर दिया। वो तो कश्मीर के इलेक्शन में ही देख लें, उस दिन जो वो वीडियो मंजर आम पे आई ठप्पों वाली, तो उस पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने वो ट्वीट लगाई हुई थी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पुरानी रवायात यानी धांधली से बाज नहीं आएगी। तो उसके बाद अता तारड़ साहब ने भी कुछ फरमाया हुआ था, फरमाया तो बहुत से लोगों ने, तो फिर बहुत सी वीडियोस में भी कुछ फरमाया गया। तो फिर आप मुझे बताएं किस तरह ये चलने तो दें। मैं तो कह रहा था, मुझे किसी शख्स ने आज फ़ोन करके कहा कि राना साहब आप कह रहे थे कि बजट के बाद कोई दंगल सियासी होने वाला है। मैं कहा शुरू हो गया, होने वाला क्या है, दंगल तो शुरू हो गया। पहलवान खारे में उतर गए हैं। हर पहलवान जो अब देख रहा है कि मैंने दूसरे पहलवान को किस दाव पे से नीचे फेंकना है, कौन किसके साथ है। मैं कहा ये काम शुरू हो गया है और आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं, आज हो गई, देखें 62 दिन रह गए इस हुकूमत के, 62 डेज। इन्होंने क्या प्लान बनाया कि 12 को हुकूमत ख़त्म होनी है, 10 को इन्होंने हुकूमत डिज़ोल्व करनी है। या सर नोट कर लीजिएगा, 10
अगस्त को ये हुकूमत डिज़ोल्व करेंगे ताकि 90 दिन मिल सके, फिर 90, फिर 90, फिर 90, ये फिर याद रखेंगे। उसके बाद ये सारे चीखेंगे, फिर ये प्रोटेस्ट पे जाएंगे, फिर ये प्रोटेस्ट पे जाएंगे। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो किस वजह से, क्या बयानिया होगा, बैनर्स क्या होंगे? बैनर्स बड़ा सिंपल सा है। आज तो ये भंगड़े डाल रहे हैं कि हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने दिए, ठीक है, तो क्या अगले 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे जो ये चाहते हैं? नहीं, वो तो प्ली अगले दिन की ही करके तो इसकी बनाई गई बुनियाद। अब उसकी प्ली क्या बनाई जाएगी? उसकी प्ली भाई मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं है, तूफ़ानी बारिशें हैं, आने वाला सैलाब है, मुल्क के और हालात है, मुल्क के मुआशी हालात ले लें यार, सारे छोड़ दें। तज़किरा वो छेड़ दिया है, यानी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज 28 अफराद तकरीबन लुक़मा अजल बने, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल। और मज़े वाली बात यह है, मज़ा तो नहीं मैं कैसा, अल्लाह माफ़ करे, बात यह है कि एक भी हुकूमती शख्स वहाँ नहीं गया, एक भी सियासी लीडर वहाँ नहीं गया। अभी खदशात भी हैं, यानी अभी मजीद वहाँ पे है। आप बलूचिस्तान की साहली पट्टी ले लें, ये सिंध की साहली पट्टी पे तूफान आ रहा है, 900 किलोमीटर का फासला है उसका। और अगर वो अपना रुख तब्दील भी करता है तब भी औड़माड़ा वाली साइड और ईरान, और अगर नहीं भी करता तो कराची और बलूचिस्तान। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं, तो ये सवाल ये बनता है क्या प्रिवेंशन के लिए इंतजाम किए होंगे इन्होंने? ये जो पिछला सैलाब था, तबाहकारियों के बाद क्या हिफाजती इक़दाम? यार पिछले सैलाब से ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तगड़े लोगों को, सहीरा अंदोज़ों को, उन सियासतदानों को। बाहर से आने वाली एड, मुझे बता दें, अपने जिक्र कर ही दिया, कितने पैसे लगे हैं जो बाहर से आए थे? याद है इन्होंने एक आगे यहाँ पे ऐलान किया था कि जनाब इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। बाहर से आए कितने हैं पहले? तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी इज्जत क्या है? क्या मैं बाइट से जो पैसे आए थे वो अगर आए थे तो कितने आए थे, शो करें। नहीं आए तो फिर रिजाइन दें, फिर घरों को जाएं। इसका मतलब है हम नाकाम हैं, इसका मतलब हम पर किसी को यकीन नहीं है, इसका मतलब है कोई हमें समझते नहीं इस काबिल। हम बार बार हर शख्स को कह रहे हैं हम पे यकीन करें, हम खुदा की कसम पैसे खाएंगे नहीं, हम इस पे लगाएंगे, हम फलां करेंगे, हम फलां करेंगे। तो फिर आप लोग मजाक उड़ाते हैं ना यार, उड़ाते हैं कि नहीं? मजाक उड़ाया जाता है। फिर ये कहते हैं यार टीवी पे प्रोग्राम बंद कर दो, फलाने का फला बंद कर दो, ये हमारे खिलाफ। हम खिलाफ नहीं बोल रहे, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। मियां शबाशी साहब, आपने ऐलान किया था आटा इतने का नहीं होगा तो ये कपड़े बेच दूंगा, वो इस वक्त लंडे के कपड़ों, ठीक है। फिर आपने कहा था मेरा नाम आप न्याजी रख लीजिएगा, कहा था ना एक चीज पे, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या नाम रखे इनका? नाम किसके अबू नाम पे नाम बिगाड़ सकते हैं? नाम बिगाड़ना तो ये सियासतदानों का तुर्रा इम्तियाज है। तो फिर मुझे बताएं कि अगर पैसे आए हैं तो शो करें, अगर नहीं आए तो फिर आलमी सतह पर क्या हमारी रिस्पेक्ट इतनी भी नहीं है? क्या आलमी सतह पर हमारी पोजीशन ये है कि हम यहाँ पर आके हमने कई अखबारात में इश्तिहारात दे दिए, हमने खुशी के शाबदियाने बजा दिए, हमने कहा जनाब हमें दुनिया की सबसे बड़ी फतह मिल गई, हमारी बेहतरीन हौलजा पॉलिसी, हमारी बेहतरीन जो है शबाशी साहब के तलक़ात काम दिखा गए। अगर वो पैसे आए होते तो आज सिंध के अंदर ये सूरत हाल ना होती। कितनी बदकिस्मती है हमारी, कितनी बदकिस्मती है कि 30 साल से इक़्तिदार में रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा खुद शहबाज शरीफ की आमद पे कहते हैं कि जनाब मैं तो टैंकर से पानी लेकर पीता हूं। मैं नहीं कहा, उन्होंने कहा था। तो मुझे बताएं कि 30 साल इक़्तिदार किसके पास था? अगर आप अपने इक़्तिदार में भी पानी वफाक से टैंकर के लिए मांगते हैं कि नहीं जनाब नहीं होना चाहिए, फिर आपको सोचना चाहिए कि खराबी कहाँ पे है, फिर आपको पूछना चाहिए। ये चीज़ें तो अब टीवी की जीनत बनती हैं, आपके क्लिप्स तो मौजूद हैं, किस तरह रुक सकेंगे? तो अब जनाब ये बात कहीं से कहीं पे निकल जाएगी। यासर साहब, ये इलेक्शन आ रहे हैं, अगर इलेक्शन हुए, पहली बात ये है अगर इलेक्शन हुए, अब आप कहेंगे कि आइन के मुताबिक होते हैं, तो आइन तो ख़त्म हो गया, आइन के मुताबिक तो होने थे, नहीं ना हुए। अब आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं तो वो 90 दिन, फिर 90 दिन, फिर 90 दिन, फिर 90 दिन। अगर आप उस वक्त कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, मुल्क की मौशियत हमें देखनी है, तो फिर देखें ना मुल्क की मौशियत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या कुछ तज़किरों के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का जिक्र चल रहा है। मुझे मियाँ साहब की वापसी सितंबर से पहले नज़र नहीं आ रही। यानी सितंबर के बाद आ रही है? सितंबर के बाद 100% आ रहे हैं। नहीं, वो सितंबर कौन सा?
ये नहीं पता, है सितंबर ही। अच्छा, यानी इसी सितंबर के बाद आएंगे जी। तो इसी 2023 में ही? हाँ जी, दिसंबर से पहले 2023 में। अच्छा, अगर उन्हें ये यकीन दहानी हो गई, अच्छा अभी भी है कोई? अगर उन्हें ये यकीन दहानी हो गई जी जी कि मेरा सबसे बड़ा सियासी हरीफ मंजर से गायब हो गया है, मंजर से हट गया है, जेल की सुराहों के पीछे चला गया है, उसकी पार्टी पर पाबंदी लग गई है, तो फिर वो ऐसे आएंगे जैसे आने का हक है। और अगर उन्हें ये पता लगा कि उनका सियासी हरीफ मैदान में है, जमात पर पाबंदी भी नहीं लगी, तो फिर शायद सेहत इजाज़त न दी। कुरैशी साहब कहते हैं कि ये जो नई पार्टी बनी है ये ऐसे बना है जैसे डेथ ऑन अराइवल है। तो उधर से जवाब भी दिए गए हैं कुरैशी साहब को, लेकिन कुरैशी साहब ने ये जो टर्म एक इस्तेमाल की है ये सोचने के वो लायक भी है कि आप जब कहीं पहुंचने वाले हों तो वहाँ पे आपकी मौत हो जाए। तो वो ये कहते हैं कि पहुंचने वाले थे तो मौत हो गई। तो क्या आप समझते हैं कि इन सब की सियासी मुझे मैं 3 चीज़ें जानना चाहता हूँ। और आज मैंने एक टीवी चैनल्स पे 8 से 9 बजे का शो देखा, बड़ा मज़ा आया मुझे उस शो पे। मुझे अच्छा, अभी भी कोई मज़े के लायक शो हैं? हैं, मज़े के लायक हैं, कुछ शो हैं। हमें तो ये लगता है कि अवाम शायद किनारा कशी इख्तियार कर चुकी हुई है। ऐसा ही ये बात तो आपकी 100% दुरुस्त है। यासिर साहब मुझे एक बात बताएं, ये जितने लोग बैठे थे 110, 12, 14, 16, 18, इनमें से मुझे 15 नाम गिना दें। 15 नाम, ये मैं टीवी पे कह रहा हूँ जी, मुझे इनमें से 15 नाम गिना दें जो इलेक्शन जीत सकते हैं, जिनका ज़ाती वोट बैंक है, जो ज़ाती हैसियत से जिस मर्जी सियासी जमात में चले जाए इलेक्शन जीत सकते हैं। 15 नाम गिना देना मुझे। इमरान इस्माइल साहब हारे हुए हैं, हार गए थे इलेक्शन, इसीलिए गवर्नर बनाया गया। हाँ, गाना अच्छा गा लेते थे ना, खान की भी कमाल है, उन्होंने जिनको ओबलाइज किया हद से ज़्यादा कर दिया। और बस ये फिर भुगतना पड़ गया ना, फिर भुगतना पड़ गया। आप मुझे बताएं, मैं तो यही कह रहा हूँ, इनमें से 15 नाम मुझे ले दें। 15 नाम। एक शख्स है जिसका जो ज़ाती वोट बैंक जिसका है, एक शख्स, अलीम खान, वो है अब्दुल अलीम खान। मैं उसको देखता हूँ, वो लोगों की मदद करता है, वो लोगों के साथ चलता है। हल्के को छोड़ दें जी, वो पूरा साल जिसने उससे वोट दिया या नहीं दिया, मुझे पता है उन लोगों का, जिन लोगों की वो माली और मदद और राशन ये सब कुछ करता है। मान लेना चाहिए हमें जो शख्स करता है, और वो गरीब परवर आदमी है, मिलता है लोगों से, उसके पास कोई भी चले जाए वो करता है। इसके अलावा मुझे बताओ, वो भी ज़ाती वोट बैंक है, लेकिन ये कहे कि वो विनिंग वोट बैंक है, नहीं, ज़ाती वोट बैंक है। बाकी मुझे 15 नाम गिना दे ज़रा, जो इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े, इलेक्शन जीत जाए, या 5, 6, 7 हज़ार वोटों से हार जाए। गिना है ना मुझे नाम? मैं कौन, तरीन साहब गिनाएंगे जिन्होंने पार्टी में साहब का बेटा अपना खुद इलेक्शन हारा था, इक़्तिदार था। ये तो तरीन साहब गिनवाएंगे, मैं क्यों गिनवाऊंगा? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट ऐसे गिनाए ना मुझे। एक होता है ना कि हम ये है, मुझे एक जैदी साहब, अली जैदी साहब चले, मुझे काउंसलर का इलेक्शन अगले वक्त बताइएगा। फवाद चौधरी साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पीछे छुप के बैठे, फवाद से मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है। फवाद जो सबसे आप जानबूझ के मुझे आगे फेंक रहे हैं। वो पूछूंगा ना, आपने मुझे कहा ठीक है, नहीं जीत सकते, नहीं जीत, आगे करें बात। आमिर क्या नहीं साहब, नहीं जीत सकते, चैलेंज करके कह रहा हूँ। मुराद राज साहब, मुझे ना तीसरे नंबर पे आते दिखाइएगा। यार आपने नाम बड़ा अच्छा लिया यार, इनकी भी 18 कालें थी। नहीं, उस दिन हमारे प्रोग्राम में कह के गए, कहते गलत, ये जल्दबाजी कर रहे हैं जो जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी 18 कालें थी, किसी ने पूछा इन्हें? ये जितने बैठे हुए हैं इनकी कॉल्स नहीं थी, तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता ना। मतलब फिर आप खुद ही बात को आगे ले जाएं, सवाल मैं नहीं करता। चल, हम खामोश हो जाते हैं, उसी में सबकी बेहतरी है। इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर होगा। मुझे पता है मेरे मुल्क के कौमी इदारे इंसाफ करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी इंसाफ करेगी, पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आओ इनमें से सारा करें, क्या फयाजुल हसन चौहान जीत सकते हैं? चौहान साहब कहते हैं मेरा वोट बैंक है, मेरी 30 साल की 35 साल की मेरी सियासत है, मेरा अपना वोट बैंक है। और ये जितने बैठे हैं इनकी सियासत भी 40-40 साल की है, इनके बच्चे भी सियासतदान बन गए हैं। सईद अकबर नवानी
इलेक्शन नहीं हारता था, 7 इलेक्शन मुसलसल जीता था। शायद फयाजुल हसन चौहान साहब सियासत के अला बेमहीने उस वक्त आए हों, तो सईद अकबर नवानी साहब इलेक्शन हार गए, फखर से हार गए ना। मुझे बताएं, ये जो वो है साहिवाल से जो है, अल्लाह भला करे, तरीन साहब के बड़े करीब हैं, ये स्टेज पे भी बैठे हुए हैं, वजीर थे जो साहिवाल से नहीं सर, इससे चीचा वतनी से, सॉरी नाम से इनसे जा रहा मेरे चीचा वतनी से थे, जिन्होंने परसों कल कहा कि जब हम नून लीग के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। नुमान लंगड़ियाल साहब, हाँ नुमान लंगड़ियाल साहब, कोई तस्वर कर सकता था इलेक्शन हारे? उनके 100 के करीब देहात वो थे जहां पर इनके खिलाफ कभी कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठता था, हारे ना इलेक्शन। इसी तरह चलते डाइवर्सिटी आपको जो दिखाई देती, आप इस तरह चलते जाए ना, जरा ठहरे ठहरे ठहरे, शेखुपुरा में चले ना, शेखुपुरा में चले जाएं, हारे, बाकी जगहों पे चले जाएं, इलेक्शन हारे। अब आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूं कि ये इलेक्शन अब जाती वोट बैंक वाला नहीं, कोई 10 सीटें भी ना निकलेंगी, कोई 10 सीटें भी ना निकलेंगी। मैं कह रहा हूं 25 सीटें निकल जाएंगी इनकी, मैं कह रहा हूं 25 सीटें निकल जाएंगी। वो 150 बंदा है, 25 सीटें आप निकाल के आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं अभी 150 है, अभी तो और बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं 300 बंदे आ जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करते हैं, तो मुस्लिम लीग नून सारी सीटें दे देगी? नहीं देगी तो जो जिसको सीट नहीं मिलेगी वो क्या करेगा? गालियां निकालेगा, इनको छोड़ के चला जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, क्या वो सारी सीटें दे देंगे? नहीं, तो ये उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। अगर ये उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो ये तो सारे आपस में लड़ेंगे। फिर शाह महमूद कुरैशी की बात तो दुरुस्त हुई ना, फिर ये आपस में लड़ेंगे। मुझे उस दिन बताइएगा जब इमरान इस्माइल साहब सिंध में इलेक्शन जीतेंगे, जब अली ज़ैदी साहब सिंध में इलेक्शन जीतेंगे, मुझे बताइएगा उस दिन हमें बताइएगा कि जब ये इलेक्शन जीतेंगे। हमारे ही प्रोग्राम में मौलवी महमूद मौलवी ने क्या कहा था? सियासत से किनारा कशी, नहीं करूंगा सियासत, बच्चों को टाइम दूंगा। कहां पे खड़े थे? अली ज़ैदी साहब ने क्या कहा था? यहां पे गोली लगेगी, कहां खड़े थे? भाई लोगों की याददाश्त नहीं गुम हुई, लोग नहीं भूले। आमर कियानी साहब ने कहा था मैं कब सियासत में नहीं आऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? फवाद चौधरी साहब भी ब्रेक लेके बैठे थे, फयाज चौहान साहब चले, उन्होंने कहा ब्रेक, फयाज चौहान साहब ने भी कहा ब्रेक, फरदौस अशक साहब ने भी कुछ कहा। अब बात यह है जिन्होंने कहा हमने सियासत करनी नहीं और वो सियासत के मैदान में आ गए हैं, तो आने वाला दिन जो है ना, याद रखिएगा यासर साहब, याद रखिएगा सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। ये सारे उसी सूरत में कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनका पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा इस वक्त जो खिलाड़ी है वो जेल में हो, उनकी जमात पे पाबंदी लग जाए, उनके कोई उम्मीदवार मैदान में ना हो, तो फिर 14, 15, 16, 20% वोट जब पड़ेंगे उसमें इनके चांस बन सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, बिलावल साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं तो वो किसी और को बर्दाश्त क्यों करेंगे? मरियम साहिबा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वो किसी और को बर्दाश्त क्यों करेंगी? तरीन साहब ने अपनी टीम में वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का उम्मीदवार रखा हुआ है, तो वो किसी और को आपस में धींगा मुश्ती चलेगी। देखते हैं कि ये जो खिचड़ी पकड़ी, ये इस खिचड़ी में से किसके हिस्से क्या आता है, और खिचड़ी देख के नीचे तो नहीं लगती, ये एक बुनियादी सवाल है। सियासी मंजरामे में मजीद बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन। इस वक्त सियासी मंजरनामे के उफक के ऊपर कौन चमक रहा है? मौजूदा जो मुआशी बहरान है उससे निपटने के लिए किसके पास कौन सा नुस्खा कीमिया है? मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम अपने अहदाफ मुकम्मल नहीं कर पा रहे तो उसमें कोताहियाँ किसकी? आइंदा इंतखाबात के बाद हर जमात के नैरेटिव में किस हद तक तब्दीली आ रही है, या उनका नज़रिया किस हद तक वसी हो रहा है, या उनके अहदाफ किस हद तक बढ़ है? इसी बारे में बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सिंध तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। तैमूर साहब आज बजट पेश किया गया, बजट तकरीर हुई सिंध असम्बली में, 2247 अरब रुपए का बजट है। अब अगर हम विफाकी बजट के अदाद शुमार देखें ना, तो सूबों को देने के बाद, बैरूनी अदायगियाँ करने के बाद उनके पास बचता कुछ नहीं है, -500 अरब जाता है।
फिर हम उधर सोचते हैं कि ये PSDP पे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, ये दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर किस तरीके से खर्च करेंगे। तो आप क्या समझते हैं बतौर सूबाई वजीर कि सिंध का जो बजट तश्कील पाया है इसका खसारा किस तरीके से पूरा किया जाएगा और तरक्याती अहदाफ किस तरीके से मुकम्मल किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अभी हालात चल रहे हैं ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। इस मुल्क को जिस तरह से डबोने की पूरी कोशिश की उस फित्ने न्याजी ने, वो आपके मेरे सामने है। हम एक अवामी हुकूमत हैं, हमें अवाम को जाके पेश होना है उनके सामने, हमें उनसे वोट मांगने हैं, हमें उन्हें रिलीफ देना है, क्योंकि अवाम की बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसी बातें हैं जो एक्सपेक्ट करती थी एक सियासी गवर्नमेंट से। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोalition में होगी तो उन सब चीजों का भी ख्याल करना है। जिस हिसाब से आज इन्फ्लेशन चल रही है, वैसे तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, पर खसूसन ज्यादा अफेक्ट पाकिस्तान को कर रही है। तो उस इन्फ्लेशन के होते हुए बहुत जरूरी था कि हम सरकारी तनख्वाहें बढ़ाते, बहुत जरूरी था कि हम लोएस्ट जो मिनिमम वेज होता है उसका लेवल ऊपर लाएं, बहुत जरूरी था कि हम वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, सर्टिफाइड लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, वो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम पर ही गुजारा करते हैं, वो औरतें बेचारी, वो विडोज जो हैं, तो उनको भी जो है हमें देखना बहुत जरूरी था। इसमें कोई शक नहीं है। सिंध का बजट भी खसारे का है, वफाक का भी बजट खसारे का है। और आपने देखा होगा जो भी टैक्स रेवेन्यूज का हम बनाते हैं गोल, वो सिंध हुकूमत हर साल अचीव कर रही है और बड़ी अच्छी तरह से अचीव कर रही है, और कभी कभी उससे ज्यादा जो है आ जाता है हमारे पास। तो ऑफ कोर्स बजट अवाम के लिए अवाम फ्रेंडली बना है। खसूसन एग्रीकल्चर में बहुत सी सब्सिडीज दी गई हैं जमींदारों को, जो कि बैकबोन है पाकिस्तान की। आपने देखा इंडस्ट्री पे भी कोई ऐसा नया टैक्स नहीं दिया, बल्कि उनको भी जहां जहां पर रिलीफ दे सके हैं वहां पर रिलीफ दिया है, ताकि इनकम जनरेशन बढ़े। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास इससे बेहतर बजट का कोई जो है ना आ सकता था, ना इम्कान था, और ना हमने सोचा था कि इतना अवाम फ्रेंडली बजट आएगा। अच्छा भैया, मुझे ये तो बता दें कि नई सियासी जमात बन गई है और वो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की बातें भी शुरू हो गई हैं। अता तारड़ साहब ने आज कह भी दिया है कि हमारा इकट्ठा इत्तेहाद होगा, मिलकर लड़ेंगे और हम सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद सारा कुछ करेंगे, हमने अगला वज़ीर-ए-आज़मशिप भी लेनी है। और आप लोगों पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आपने ठप्पे बड़े लगाए हैं, आपने देखा होगा ट्वीट किए हैं, उन्होंने बड़ा शोर मचाया। तो आप क्या समझते हैं कि नई सियासी जमात का मुस्तकबिल क्या है, और जरदारी साहब के पंजाब में डेरे डालने से ये खौफज़दा हैं, क्या हैं? जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में, खसूसन साउथ पंजाब में रिस्पांस मिला है, जिस तरह से लोगों ने शमूलियत की है, तो लोग वाकई घबरा गए हैं। लोग ये देख रहे हैं कि पंजाब में भी कहीं हमसे बाजी इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाएगी। तो घबराना बनता है, घबराना खराब नहीं है इस टाइम पर उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि सदर जरदारी की एक सोच है, वो सोच के मुताबिक चलते हैं। वो आज भी नून लीग के साथ चल रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं, और ये हुकूमत भी जो नून लीग की आई उसका भी क्रेडिट जो है किंग मेकर सदर जरदारी को ही जाता है। आज अगर उनके साथ सच्चे खड़े हैं तो कल भी उनके साथ सच्चे खड़े होंगे। और एक सवाल तो बनता है ना तालपुर साहब, एक सवाल तो बनता है। अब आप ये कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ मजबूत हो रही है। अब IPP जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसमें अक्सरियत जिन लोगों की है उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। अब सियासी पंडित ये राय रखते हैं कि वो और किसी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं ना पहुंचाएं, पीपल्स पार्टी को ज़रूर पहुंचाएंगे। अब इस बारे आप क्या राय रखते हैं? आप एक एक्सपेरिमेंटल पार्टी की बात कर रहे हैं। पहले PTI पे एक्सपेरिमेंट किया गया फितने न्याजी के साथ, क्या रिजल्ट मिला इनको, और अब इनके साथ अगर कोई कर रहा है एक्सपेरिमेंट तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि तरीन साहब एक अच्छे इंसान है। इस पार्टी से मुझे एक ही गिला है कि इसका नाम जरा ऐसा रखते कि मैं अभी 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे अब तक आया नहीं बोलना, तो नाम जरा अच्छा रखते तो IPP बोल ले, आप IPP बोल देते हैं, ये बेहतर रहेगा। थैंक यू, बड़ी जबरदस्त आपने एडवाइस दिया मुझे, मैं आपकी एडवाइस दूंगा। ये जो IPC में आप देखेंगे
वही लोग जिनको कभी यहाँ बिठाया जाता है, कभी वहां बिठाया जाता है, कभी यहाँ बुला लेते हैं, कभी घर बिठा देते हैं, तो ये मेजॉरिटी इसमें 80% उसी किस्म के लोग हैं। प्लस इसमें ऐसे लोग हैं गिल जैसे, इसमें ऐसे लोग हैं फवाद चौधरी जैसे, जिनको ना ही पीपल्स पार्टी कभी एक्सेप्ट करने को राजी हुई, ना ही मुस्लिम लीग नून। तो इनके पास और बचता ही कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि एक और नया जो है आइंस्टाइन पैदा करने की कोशिश की जाए, उसके साथ इनको बिठाने की कोशिश की जाए। तो ये चीजें जो है जहन में रखिए आप। मैं समझता हूँ ये जो 20 लोगों का या 30 लोगों का एक टोला बना है, ये सिग्निफिकेंट ही नहीं है। ये बेचारे जहां जिसकी हुकूमत आएगी उनके साथ बन जाएंगे और या इनको बना दिया जाएगा। साहब वैसे 20 कहते हैं, वो खुद को 150 से ज्यादा गिरदान रहे हैं। राणा साहब सवाल कर रहे हैं। अच्छा तैमूर भाई मुझे बताएं, आगे भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे चलेगी? मैं समझता हूँ बिल्कुल इकट्ठे चलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर इन केस कोई ऐसी चीज हुई और हमारे जो रास्ते हैं वो अलग अलग हुए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी नहीं होगा, वो सदर जरदारी या चेयरमैन बिलावल की तरफ से कभी भी नहीं होगा, वो उनकी तरफ से हो सकता है। वो जो 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ट्वीट चल रहे हैं इतने उनके लोगों की तरफ से, उस पर आप क्या कहते हैं? कश्मीर के इलेक्शन, इस किस्म के लोग हर जमात में होते हैं। मेरे पास भी आप कहें तो मैं आपको ऐसे बहुत लोग गिनवा दूंगा जो मैटर भी नहीं करते पर वो बोलते रहते हैं, मना करने के बावजूद। हमारे कुछ सीनियर भी हैं, एजाज हसन साहब है, वो भी बात बोलते रहते हैं, जो ना पार्टी पॉलिसी पर है, ना जो है सो वो कोई मैटर करती है, ना उनकी बात से कोई फर्क पड़ता है, पर वो कहते हैं लीडरशिप क्योंकि सीनियर है तो उनको चुप करके सुन लेते हैं। लेकिन चले आप एजाज हसन साहब की बात कर रहे हैं, लतीफ खोसा साहब। एक चीज और भी आप ध्यान में रखें कि आज लोगों ने जरूर ट्वीट किए, किसी ने कहा ठप्पे लगाया, किसी ने कोई गलत इल्जाम लगाया, कोई गलत इल्जाम लगाए, पर जिसका जो कैंडिडेट था, जो टिकट होल्डर था, जो हारा, उसने अपनी ट्वीट में हार कबूल की और दूसरे को मुबारकबाद दी। तो ये तो मिनाज साहब का बड़ापन हो सकता है। आप ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों की बातें मैटर नहीं करती हैं, आप एतजाज साहब का तज़किरा कर रहे हैं, मैं लतीफ़ खोसा साहब का भी साथ में कर देता हूं, लेकिन वो पार्टी लीडरशिप के साथ दिखाई नहीं देते। ये जो दूसरी तरफ से बातें कर रहे हैं ना, वो पार्टी लीडरशिप के दाएं बाएं दिखाई देते हैं, तो फिर उनकी बात कैसे नहीं मैटर करती? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो बात नहीं, पहले तो मैंने बताया था कि घबराना बनता है क्योंकि बड़ा हेविली आ रहे हैं पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह, और जरदारी साहब जो बैठ के जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका फल उनको मिल गया है और मिलता जा रहा है। अच्छा चलें ये बता दें, वज़ीर आज़म आप बिलावल साहब को देख रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब आप अपना देख रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून को कहाँ देख रहे हैं? सदर जरदारी बहुत ही बड़े दिल के शख्स हैं। मैं समझता हूं अगर प्राइम मिनिस्टरशिप बिलावल को मिलेगी तो वो पंजाब में जरूर नून लीग को अच्छी तरह से करेंगे और खुशी से करेंगे। वो मुफाहमत के जो है बादशाह हैं, इंशाल्लाह ताला उनसे यही एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, जिसका जो राइट है, जिसकी जितनी सीटें, वो उनका हक उनको। यानी आप तारीख तब्दील करना चाहते हैं कि इस बार आम इंतखाबात के बाद, यानी ये जो बीच में अदम एतमाद की तहरीकें आती हैं, उसके अलावा आम इंतखाबात के बाद पंजाब में हुकूमत किसी और की होगी और वफाक में किसी और जमात की होगी? ये तो वक्त ही बताएगा कितनी सीटें हम उठाते हैं, कितनी सीटें मियां साहब उठाते हैं, पर मैं समझता हूँ नई जमात को फारिग कर दिया आपने। वो अब मैंने बताया ना, ये जो नई जमात है ये हमारे साथ बन गई, वो क्या कहते हो, थोड़ी तनख्वाह में चलने को तैयार होंगे, वो ज्यादा तनख्वाह डिमांड नहीं करेंगे ये लोग। अच्छा, यानी आप कहते हैं बहुत थोड़ी तनख्वाह में 32,000 से भी कम? नहीं, इन्होंने तो 35,550 रखी है। अच्छा 35। अच्छा, आपके शहर में हैं 2 लोग हैं जिनके हवाले से भी मैं और यासर बहस कर रहे थे। क्या वो इलेक्शन इस नई जमात के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं? इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी साहब और महमूद मोदी साहब, मौलवी साहब, क्या आप समझते हैं कि वो अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत लेंगे? मैं नहीं समझता कि अब इन लोगों को फिर से बारी मिलेगी, क्योंकि जो नुकसान इमरान न्याजी ने अपना किया है, तो वो जो इन लोगों का किया है और जो अवाम का किया है, तो जो खून के जो छींटे हैं ना, वो इनके गिरबान पर भी पहुंचे हुए हैं, तो इनको इलेक्शन लड़ना काफी मुश्किल होगा। और कराची सिंध के भी तो आप भूलिए ना, आप सिंध में तो बात ही ना करें इनकी, ना इनकी, ना ये क्या आपने बताया इसका नाम, इस्तेकाम में पाकिस्तान IPB, तो ये भी जो है ना, ये कुछ भी नहीं करेंगे। कराची सिंध का पूरा आप छोड़ दें,
ये पंजाब में भी जो है ना इनके जो कॉलर्स हैं वो मैले हुए हैं उसके लोगों के फोन से, तो ये मैं नहीं समझता कि वहां पर भी जीतेंगे। ये एक फ्लॉप टाइप पार्टी बना दी एक तरफ। अच्छा, अगर तैमूर साहब आपकी नजरियात के मुताबिक और आपकी सोच के मुताबिक एक तजर्बा आगा की एक नई तजर्बाती पार्टी है, तो आप लोग तो फिर पीटीआई को भी नहीं मानते थे, तो आप लोग इसको भी नहीं मानेंगे, तो ये बताइए अगर ये इल्हाक करने को आएंगे तो इल्हाक फिर किन बुनियादों पे किया जाएगा जब आपको ये लगेगा कि इनके सियासी बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बुनियादें कुछ नहीं? देखिए जी, बुनियादें तो आपके मेरे सामने हैं। इनको लाया गया और इनको मेजॉरिटी भी ना मिल सकी, इनको कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी सबके साथ मिलजुल के। हालांकि जिस तरह से धांधली हुई हमारी आंखों के सामने, जिस तरह से ज्यादतियां हुई पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, तो ये सारा कर करा के भी उनको सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ना दे सके। तो अब वो जब एक बूथ जो सवार था वो खत्म हो गया है, तो इनको आप काउंट ही ना करें। तो यही कुलिया तो आपके साथ भी आजमाया जा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी अक्सरियत हो रही है या पीएमएलएन को लगता है हम वापस आ रहे हैं, तो फिर आप भी नहीं अक्सरियत हासिल कर पाएंगे अगर आपके मद्दे मुकाबिल इस तरह की पार्टी खड़ी कर दी गई है। आपको भी कोलिशन में जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला हमें कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हम फिर भी अपने कोलिशन पार्टनर्स को अपने साथ रखेंगे, चाहे नून लीग हो चाहे दूसरे हों। और जैसे कि हम अगर थोड़ी तनख्वाह पे ये भी आ जाएंगे तो हम इनको भी रख लेंगे। कराची का मेयर कौन बन रहा है? कराची का मेयर तो मुर्तज़ा बन गया। आप समझ, जो लोग हैं, जो इनके चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा हम वोट नहीं देंगे जमात इस्लामी को, और जो जमात इस्लामी के वो कहते हैं हम वोट नहीं देंगे पीटीआई को। लेकिन वो हलफ के वक्त तो सारे इकट्ठे थे और उन्होंने अपना पावर शो भी किया। तो हैंड के शो के वक्त जरा आप पावर शो देखिएगा हमारा, कि कौन है, कैसे करता है, आता है नहीं आता है, क्या ऐलानात होते हैं। बाकी बंदोबस्त कर लिया आपने? बंदोबस्त कर लिया आपने? बंदोबस्त 9 मई से बहुत पहले कर लिया था हमने, पर कहाँ रख रहे हैं? ठट्ठा लेके जा रहे हैं? अपने घरों में राणा साहब, सब अपने घरों में हैं। आप फोन करके पूछ रहे हैं। अच्छा, 14 तारीख को कहाँ होंगे? 15 को इलेक्शन है, 14 को कहाँ होंगे ये सारे? 14 को भी अपने घरों से निकल के और वोट करने के लिए आएंगे, और जो नहीं आएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो कह देंगे भाई हमें वोट नहीं देना। अच्छा, हाफिज साहब ये बात कर रहे हैं, कहते हैं जी कि वोट डालने वालों को सिंध हुकूमत उठाई जा रही है। नहीं जी, आप सारे अपने घरों पे बैठे हुए हैं, जब ये लोग बुलाते हैं वो जाते हैं, पर वो वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा वोट हमारा जो है वो इमरान खान का नहीं है, ना इमरान खान के हमायती को देंगे। शायद अगर ये पहले समझ जाती बात जमायत, तो बहुत बेहतर होता। हमारे साथ ये आके अगर हम इनको काफी टाउन में एडजस्ट करने को तैयार थे, हम इनको काफी अपना डिप्टी मेयरशिप देने को तैयार थे, इन्होंने अपने पैर में खुद को लड़ा मारा है और अब ये परेशान है। अब ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज करेंगे, असेंबली नहीं चलने देंगे, कराची का हाउस बंद करा देंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पर इनकी डेस्परेशन जो है ना, इनकी बातों से सामने आती है। डेस्परेशन बातों से यहाँ हो रही है, तो इसलिए मेयर कराची का जो बनेगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही बनेगा। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने तईं गुमान ये है कि आने वाली जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जरदारी साहब का बड़ा दिल है, अगर वो देखेंगे तो पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी दी जा सकती है। ये वो बातें थीं जो ब्रेक से पहले सूबाई वज़ीर सिंध तैमूर तालपुर साहब कर रहे थे। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस तरीके से आज जब सिंध की असम्बली के अंदर बजट पेश किया जा रहा था, तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी इस बात का इरादा किया कि हम वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत के अंदर मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। यानी उन्हें भी इस बात का गुमान है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो ये गेम बनेगी किस तरीके से, ये मेजॉरिटी किस तरीके से हासिल करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी होगी, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ पे खड़ी होगी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, ये दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं ये किसकी तरफ झुकाव करेंगे। राणा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जाम क्यों है कि आने वाली हुकूमत उनकी है? मैं सुबह ना लस्सी पीने गया ग्वाल मंडी में ना, फ़ीके लस्सी वाले के पास। अच्छा, तो वहाँ फ़ीका ना एक बंदे को आवाज़ दे के कह रहा हो वज़ीर आज़म। मैंने कहा यार ये कितना बदतमीज़ आदमी है, ये किसको कह रहा है?
मैं कहा जी फ़िका जी किसको कह रहे हैं आप? कहता यार है बंदा साढ़ा, कहता मैं भी वज़ीर आज़म बनना से ना ही वज़ीर आज़म रख। ये मैं रफ़ीक जो है ना फ़िका लस्सी वाला, ये मैं उसकी बात कर भैया। अब कोई एक पाकिस्तान की सियासी जमात ऐसी है जिसका अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं है? कोई एक मुझे बता दें। मौलाना साहब सदर या वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, एमल वली खान साहब उम्मीदवार हैं, MKM कहती है कि सिंध का अगला वज़ीर आला हमारा होगा, और तहरीक इंसाफ भी कहती है जी हम होंगे, मुस्लिम लीग नून कहती है हम होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कर चुकी है। इसी तरह जो PPI पाकिस्तान IPP चले, मुझे इतना मुश्किल नाम आता नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान जो है पार्टी, या आप इस तरह कर लें कि IP जिनके सिस्टम की IP एड्रेस तब्दील हो चुके हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कहती है जी हमारा है। पार्टियों के कहने से, असम्बलियों में तकरीर करने से अगर वज़ीर आज़म कोई बन जाता तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। वज़ीर आज़म बनना वोट से, वज़ीर आज़म बनना आपने इलेक्शन से। आप मुझे ज़रा एक बात बता दें, पंजाब से इलेक्शन जीते बगैर कोई वज़ीर आज़म बन सकता है? सबसे ज़्यादा नशिस्तें तो यहीं पे हैं ना भाई। KPK के अंदर पोजीशन किसको नहीं पता किसकी मजबूत है? बलोचिस्तान के अंदर जितनी सीटें हैं किसको नहीं पता कौन वहाँ मजबूत है? सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को आइंदा इलेक्शन में टफ टाइम किसने देना, ये आने वाला वक्त बता देगा। अभी तक आज के दिन तक कई फार्मूले चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमारा फार्मूला चल रहा है कि हम वज़ीर आज़म हैं। अगर पीपल्स पार्टी का फार्मूला चल रहा है, पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म हैं, तो फिर आप मुझे बता दें ये जो एक नई जमात बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान, जिसमें वज़ीर आला के भी 6 उम्मीदवार हैं, वज़ीर आज़म के भी 6-7 उम्मीदवार हैं, सदर के भी 3-4-5 उम्मीदवार हैं, और बाकी सीटों पे भी काफ़ी उम्मीदवार हैं। ये क्यों बनाई गई है? इस जमात में लोग क्यों आ रहे हैं? इस जमात में दरादर पोजीशन जो लोगों की आमद है वो किस वजह से हो रही है? ये बता दें, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून अपना दावा कर रही है, उसके अपने दावे हैं, उसकी अपनी पोजीशन है, वो अपने कह रही है। आज उन्होंने कहा जी हम ही होंगे, हम सबसे बड़ी जमात हैं, हम लेकर जाएंगे, हम करेंगे। हम इस वक्त देखिए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से नीचे है असम्बली में, पार्लियामेंट में। नंबर 1 पे तहरीक इंसाफ, अगर हम पिछला सेशन देख लेते हैं। नंबर 2 पे मुस्लिम लीग नून, नंबर 3 पे पीपल्स पार्टी। तो कौन सा ऐसा जादू है कि जिससे अचानक आप असम्बली में तकरीर करें कि हम फलां की क़यादत में वज़ीर आज़म बनेंगे? तो वो तो कहते हैं हम आइंदा इंतखाबात में मेजॉरिटी हासिल कर रहे हैं। चलिए, अब आइंदा इंतखाबात जिस दिन होंगे उस दिन आप और मैं इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में बैठे होंगे और हम गिनती कर रहे होंगे किस हल्के से कौन जीता है। कितने बजे तक गिनती हो जाएगी? आपकी तवक्को से हट के बहुत कुछ होना है। कुछ चीज़ें गिनती टाइम पे हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अब शायद वो कुछ ना हो जो कुछ लोग सोच के बैठे। सही। इसकी वजूहात हैं। यासर साहब, आप उम्मीदवार हैं एक हल्के के, आप रिज़ल्ट लिए बगैर निकलेंगे? ये मोबाइल फ़ोन जिसमें अंदर से पोलिंग एजेंट 1 मिनट से पहले आपको फार्म जो है वो बाहर भेज देता है, क्या करेंगे आप 10 हल्कों में धांधली कर लेंगे, 15 में कर लेंगे, 20 में कर लेंगे, उसके बाद क्या फिर हुकूमतें चलेंगी? क्या कोई शख्स जो है वो इक़्तिदार में आकर अपोजिशन जो है उसके इक़्तिदार को मानेगी? उस रिज़ल्ट को माना जाएगा? नहीं होगा। हालात, पहली बात है इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अल्लाह करे इलेक्शन हो, आइन के लिए ज़रूरी इलेक्शन नहीं होंगे। मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि अगर इलेक्शन होने हैं तो सर अगर इलेक्शन नहीं ना होते तो ये सबसे बड़ा धचका वफाकी हुकूमत के लिए होगा, सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए होगी, क्योंकि जिस तरीके का बजट तश्कील दिया गया है ये इतना अरसा संभाल ही नहीं सकते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर तो इन्होंने 10 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व कर देनी है और 2 दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व करके 90 दिन का टाइम रखना है, तो फिर समझ लें 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर ये 60 दिन वाले इलेक्शन पे जाएंगे जो आइन के मुताबिक है, फिर 50% चांस होंगे इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद आप आ जाएँ, चौधरी सरवर साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, वो पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं,
तो वो यहाँ तो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, या वज़ीर आज़म के, या वज़ीर ख़ारजा के। काफ लीग की तरफ से वो हैं, काफ लीग की बेचारे की जो वो बनी हुई थी टोकरी, उसमें आने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। काफ लीग की टोकरी, उनसे ये पूछा गया कि आप क्या समझते हैं वोट बैंक के हवाले से, तो वो ये कहते हैं कि वोट बैंक तो पीटीआई का है, बाकी तो सब स्पॉइलर है, कि पीएमएलक्यू के सूबाई सदर ये बात कर रहे हैं। कहा ना उन्होंने, फिर आप मुझे बता दें। एतराफ़ किया उन्होंने कहा जी वोट तो है उनका। तो फिर आप किस तरह अंदाजा पूछा गया ना ये जो नई पार्टीज बन रही हैं इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप क्या देखते हैं कि किस। और भाई मेरे पास तो पुरानी पार्टियों का मुस्तकबिल भी आप पूछ लें, आप नई के पीछे चले जा रहे हैं। नई को तो भी आना है, अभी उसे रजिस्टर्ड तो लेने दें यार, अभी उनका आने तो दे, कौन उनके साथ रहता है कौन नहीं रहता। अब पुरानियों का पहले हिसाब कर लें, पुरानी के पास क्या है। नहीं अच्छा मुझे नहीं है तो क्या पुरानी पार्टियों के पास मुझे बताया ना क्या है, ये हुकूमत किस बेस पे वोट लेगी। वो तो कुरूने उला की दौर की हो गई ना, वो तो किस्सा पारीना है ना, किस्सा पारीना का मैं तज़किरा ही नहीं कर रहा, मैं तो नई की बात करूंगा ना सर। और ना नए के पास कुछ है ना पुराने के पास कुछ है, ये सारे जो है ना दरमियाने के पास है। और ये सारे जो है ना, सारे मैं आपको एक बताऊं, ये सारे जो हैं ये पिट जाएंगे। थोड़े दिन इंतजार करें, इंतजार कर ले थोड़ा दिन, इंतजार नाज़रीन इंतजार कर ले थोड़ा दिन, हमें और आपको बड़ा कुछ इधर हमें इजाजत भी मिल जाएगी बहुत सी चीजों की। इंतजार तो सब इंतजार करते हैं। नाज़रीन इंतजार कीजिए, उसका इंतजार कीजिए कि जब इनके सबके चेहरे खुल के आया होते हैं और इनकी कारकर्दगी आवाम के सामने होती है और आवाम इनका इंतखाब करते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।